बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मिर्गी के बारे में है। एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके भाई को मिर्गी की बीमारी है तो इस पे वीडियो बनाएं। तो मैं आज उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। मिर्गी की बीमारी को हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिलेप्सी कहते हैं। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें यह कि आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे इंसान को झटके लगते हैं और दौरे पड़ते हैं और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसके जो सेंसेशन भी जो है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब चेंज हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि उसको जो है ना बेहोशी तारी हो जाए, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। एपिलेप्सी की जो बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये बच्चों में और ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में देखा गया ये जो मर्ज़ है। और ये औरतों और मर्दों को बिल्कुल हो सकती है। इसमें ये कोई नहीं है कि औरतों को ज़्यादा होती है या मर्दों को ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो मैं इसकी जो सीरियस का जो मतलब जो झटके लगते हैं, उसमें यह कि उसकी जो सिम्टम्स हैं उनकी बिल्कुल वेरिएट करती रहती हैं। कुछ लोग जो है ना, जब एपिलेप्सी जिनको होता है अटैक, तो बिल्कुल एक तरह का वो स्टेयर करते रहते हैं बिल्कुल ब्लैंकली, यानी ये कि मतलब ऐसे लगता है कि वो किसी एक तरफ किसी चीज़ को घूर रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, मतलब जब उनका वो ये दौरा पड़ता है। फिर यह कि कुछ लोगों को जो है ना वो अपने बाजू या टांग के जो है ना खुद ब खुद वो इस तरह झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इसमें यह भी बात ध्यान में रखने की है कि एक अगर आपको इस तरह का दौरा पड़े तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एपिलेप्सी हो चुकी है। इस तरह के जब हम मेडिकल केसेस की स्टडी करते हैं तो हम ये चीज़ लेते हैं कि मतलब एक बंदे को 2 अनप्रोवोक्ड सीरियस हो, मतलब ये कि बगैर किसी वजह के अगर 2 बार इस तरह का जो है दौरे पड़े तो वो फिर आमतौर पे हम फिर उसको लेबल कर सकते हैं टेस्ट वगैरह के बाद कि इस बंदे को ना एपिलेप्सी हो गई है। इसमें इसकी आमतौर पर ट्रीटमेंट जो है ना वो मेडिकेशन के साथ होती है, और कभी कभी कुछ लोगों में सर्जरी भी करानी पड़ती है अगर मतलब जो मेडिसिन से बंदा ना ठीक हो रहा हो, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट इसकी काम कभी कभी लाइफ लॉन्ग चलती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा जिनके क्रॉनिक पेशेंट्स हो जाते हैं जो लंबे अरसे तक बीमार रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना इनके जो सीरियस हैं, जो मतलब एपिलेप्सी के दौरे हैं, वो कंट्रोल भी हो सकते हैं और वो ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं इसका जो शिकार होते हैं कि कुछ बच्चे जो है ना वो जब वो बड़े होते हैं तो उनको ये एपिलेप्सी ख़त्म हो सकती है। अब इसकी मैं अलामात बता देता हूँ। ये क्योंकि ब्रेन की एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो ब्रेन का कोई भी प्रोसेस जो कोऑर्डिनेट करता है उसको ये इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें यह कि आपको एक कन्फ्यूजन, वक्ती तौर पे कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब आप कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है। फिर जैसा मैंने शुरू में बोला कि कुछ लोगों को जो अटैक आते हैं तो ऐसे वो उनको कुछ देर के लिए, थोड़े कुछ सेकंड के लिए ऐसे लगता है कि वो किसी चीज़ की तरफ गौर से देख रहे हैं या इस तरह घूर रहे हैं, या फिर उनकी बाजू या टांगें जो है ना को उनकी मूवमेंट्स खुद ब खुद जर्किंग शुरू हो जाती हैं, मतलब उनके एक तरह के झटके लगना शुरू हो जाते हैं। या फिर यह कि उनको बेहोशी तारी हो सकती है और उनको अपने आप का कुछ पता नहीं चलता। तो और फिर यह कि कुछ लोगों को जो है ना वो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत खौफ आता है, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, और ऐसे लगता है कि डिजावो की फीलिंग है। डिजावो एक जो है ना फ्रेंच वर्ड है, उसमें ये मीनिंग है कि उसको जब अटैक होता है तो उसको बंदे को ये लगता है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जो पहले मैं मतलब जो है ना इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, ठीक है। यानी कि वो सिचुएशन से गुजर नहीं होता, लेकिन उस बंदे को लगता है कि जो है मैं सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे वो रेस्टोरेंट में किसी के साथ बैठा है तो वो उसको ये लगता है कि इधर तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, हालांकि वो वहाँ पे गया नहीं होता, तो इसको डिजावू की फीलिंग कहते हैं। फिर इसके जब दौरे पड़ते हैं तो कुछ अक्सर लोगों में एक ही तरह के दौरे पड़ते हैं, मतलब किस्तों में ये एक तरह की चीज़ आती है और एक ही तरह की आती है। लेकिन यह कि फिर
इसका हम जब हमारे पास जब डॉक्टर के पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो जो उनके जो दौरे पड़े हैं या झटके लग रहे हैं वो फोकल हैं या जनरलाइज है। मतलब यह है कि किसी एक छोटे से एरिया की अगर ब्रेन की एक्टिविटी हो तो वो फोकल होते हैं, मतलब जो है ना स्मॉल पार्ट आपका बॉडी का इन्वॉल्व होता है। तो जनरलाइज मतलब का ये मतलब है कि पूरी आपकी बॉडी वो जो है ना आपकी इसमें जो दौरों में जो या झटकों में इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये जो फोकल और जनरलाइज का मैंने बताया, इसकी आगे और कैटेगरी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब फोकल का जैसे मैंने बताया कि जब आपके जो है ब्रेन के छोटे से हिस्से को जब ये इफेक्ट करती है तो जो है ना उसको वो पार्शियल सीजर या फोकल सीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पार्शियल सीजर्स हैं वो उनको भी आगे दो कैटेगरी हैं। एक वो हैं जो जिसके साथ बंदे को बेहोशी हो जाती है और एक वो है जिसके साथ नहीं होती। तो जिस सीजर या जो अटैक्स होते हैं उनके साथ बेहोशी नहीं होती तो उनको जो है ना उसमें क्या होता है कि आमतौर पे आपकी जो है इमोशंस चेंज हो सकते हैं और मतलब आपके जो है जो ये चेंज हो सकता है कि किसी चीज़ की जो है आप मिसाल के तौर पे स्मेल और आप मतलब खुशबू या उसमें बदबू में कभी कभी फ़र्क महसूस नहीं होता। फिर आपका जो फीलिंग होती है सेंसरी लॉस थोड़ा बहुत हो सकता है और आपका जो टेस्ट और साउंड की सेंसेशन वो भी चेंज हो सकती है। और फिर इसमें यह होता है कि आपकी जो बॉडी के किसी खास हिस्से को मिसाल के तौर पे टांग और या बाजू को खाम जो है ना उसकी जो वो हरकत करना शुरू हो जाता है, मतलब उनके बाजू और टांग के ऐसे छोटे मोटे झटके लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यह कि सेंसरी सिम्टम होती है, जैसे आपको लगता है कि आपके बदन पे ना आपके कीड़े से चल रहे हैं, ठीक है, टिंगलिंग जिसको कहते हैं ऐसे, ठीक है, कोई चीज़ जैसे प्रिक आ रही है या फिर आपको तो उस तरह थोड़े बहुत चक्कर आ सकते हैं या ऐसे फ्लैशिंग लाइट्स आपके सामने आ सकती हैं। तो ये दो जो मैंने चीज़ बताई है ये मतलब ये ना कि आपको जो फोकल एपिलेप्सी है बगैर मतलब आपको बेहोशी तारी हुई ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आपको जो फोकल सीजर हैं जिसमें बेहोशी तारी हो जाती है उसमें भी इंसान को इस तरह की फीलिंग हो सकती है और आपको जो है ना रिपीटेड बॉडी मूवमेंट्स हो सकती हैं, जैसे आपके हाथ एक दूसरे को रगड़ सकते हैं एकदम से, ऐसे बंदे को हो सकता है कि वो बार बार कोई चीज़ चबा रहा है, ठीक है, स्वेलो कर रहा है या फिर जो है ना वॉक कर रहा है, वॉकिंग इन सर्कल्स को हम बोलते हैं, ठीक है। और जो है इसकी जो सिम्टम है ना फोकस सीजर वो किसी कभी कभी हम मतलब जो है ना ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये बंदे को एपिलेप्सी है या उसको माइग्रेन या एक और कंडीशन होती है नेक्रोलेप्सी या कोई और मेंटल इलनेस से ये वाले जो प्रॉब्लम है कंफ्यूज हो सकती है। तो इस वजह से बंदे का जब हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं उसको हम सही तरह थारो एग्जामिनेशन करते हैं और टेस्ट करवाते हैं ताकि जो है ना एपिलेप्सी को हम डिस्टिंग्विश का मतलब जो है ना उसका फ़र्क जान सकें कि ये वाकई ये बंदे को एपिलेप्सी की बीमारी है यानी मिर्गी की बीमारी है या कोई और बीमारी है। अभी तो मैंने ये अभी फोकल एपिलेप्सी डिस्कस कर ली। दूसरी अभी जो एक एपिलेप्सी की टाइप है उसको कहते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी या जनरलाइज सीजर्स। उसमें ये होता है कि आपके जो पूरा ब्रेन एक तरह का इन्वॉल्व हो जाता है। वो उसकी भी आगे से ये जो जनरलाइज वाली एपिलेप्सी है उसकी भी आगे 6 किस्में हैं। उसमें एक जो किस्म है वो है उसको हम कहते हैं एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर में ये नहीं उसको पहले इसका एक नाम था पेटिट माल सीजर्स जो आमतौर पे बच्चों में होते हैं और ये कि वो आमतौर पे उनको क्या होता है कि जो है ना वो किसी एक स्पेस में मतलब जो है ना ऐसे घूरना शुरू कर देते हैं, ऐसे लगता है वो घूर रहे हैं, ठीक है, या उनकी आँख बार बार उनको जो है ब्लिंक करती रहती है और लिप स्मैकिंग यानी कि उनके जो है आपस में होंठ टकराते रहते हैं। और जो है वो ये जो इस तरह के जो सीजर्स हैं वो क्लस्टर्स में आते हैं, यानी थोड़ा मतलब उसमें जो है ना एक तरह की जो है ना थोड़ी देर बाद वो आ सकते हैं और उसमें आपकी जो है ना थोड़ी बहुत नींद बेहोशी भी हो सकती है। फिर दूसरी जो इस जनरलाइज एपिलेप्सी की केस में उसको कहते हैं टॉनिक सीजर। उसमें ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं बॉडी के वो स्टिफ हो जाते हैं, जैसे बैक या आर्म के या लेग के मसल, और इस वजह से आप ज़मीन पे गिर मतलब जो है ना मसल चूँकि एकदम से स्टिफ हो जाते हैं तो आपको इसका बात का ख़तरा होता है कि हो सकता है आप गिर जाएं, ठीक है। फिर तीसरी किस्म आती है जिसको हम बोलते हैं एटॉनिक सीजर।
उसमें उसमें भी जो है ना आपका जो मसल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसका भी आप सडनली आप कोलैप्स हो सकते हैं या आप गिर सकते हैं। चौथी जो किस्म है वो होती है क्लॉनिक सीजर। क्लॉनिक सीजर में ये होता है कि आपका जो है ना ऐसे जो है ना आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स अचानक शुरू हो जाती हैं, एक तरह के बॉडी के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्दन को, फेस को या बाजू को ऐसे एकदम से झटके लग सकते हैं। फिर जो एक पांचवी किस्म आती है उसको बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स। मायोक्लोनिक सीजर में ये है कि वो आपका जो है ना छोटे छोटे मतलब किस्म के जर्क्स या झटके लगते हैं आपकी जो बाजू और टांगों को। फिर एक और किस्म की आती है जो टॉनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर इसको जो है ना पहले इसका कुछ साल पहले इसको जो हमारी बुक्स में नाम था ग्रैंड मॉल सीजर, ठीक है। ये बड़े ड्रामेटिक किस्म के जो झटके दौरे होते हैं। इसमें ये होता है कि आपको एकदम से आपकी जो है बेहोशी तार हो जाती है, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और बॉडी पूरी शेक करने लगती है और आपका जो है ना कभी कभी ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो बंदे का यूरिन निकल सकता है या फिर इंसान अपनी जो ना ज़ुबान खुद ही बाइट कर सकते हैं, मतलब जो है ना क्योंकि उसको कुछ कॉन्शियसनेस नहीं होती तो अपनी वो टंग बाइट कर सकता है। ये तो अभी मैंने ये जो 6 किस्में बताई हैं ये जनरलाइज जो है ना ये एपिलेप्सी की किस्में थी, ठीक है। अब ये कि आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर आपके जो दौरे हैं वो 5 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं पड़े हैं आपको, या जो है आप जब दौरों के बाद आपको जो है ना बेहोशी तारी रहती है, मतलब वो आप सही तरह बेहोश में नहीं आ पाते, या एक आपको दौरा पड़ा और एकदम से दोबारा दौरा पड़ गया, या लेट से कि आपको हाई फीवर भी है साथ, ठीक है, और आपको हीट एग्जॉशन की सिम्टम हो रही है, मतलब जो ना आपको बहुत हीट के ऐसे लग रहा है कि बहुत गर्मी और पसीने शुरू हो गए हैं, या फिर यह कि किसी खातून अगर को पड़े हैं वो प्रेग्नेंट है तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, या अगर आपको शुगर की बीमारी है, या ऑफ कोर्स कि अगर आप दौरों की वजह से आपको चोट आ गई है तो फिर आप फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। अब इसकी मैं कॉजेज़ बताने लगा हूँ कि ये मतलब ये क्यों ये जो एपिलेप्सी क्यों होती है। इसमें यह कि आधे ये समझ लें कि आधे मतलब 50% लोगों को जो है ना कोई इसकी कॉज नहीं पता चलती है कि क्यों होगी है, और बाकी जो 50% में कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा जिससे ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये एपिलेप्सी हो सकती है। एक तो ये कि जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, मतलब ये कि फैमिली में भी ये रन कर सकती है और कुछ जीन्स की इन्वायरमेंट हो जाती है। फिर यह कि अगर लेट्स से कि आपको कोई सर की चोट आई हो, सपोज कार एक्सीडेंट हुआ या पहले कोई आपको चोट आई हो किसी और वजह से, तो उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। फिर कुछ दिमागी कंडीशन होती हैं जैसे ट्यूमर या हो गए या स्ट्रोक हो गए, ठीक है, उसमें जो है ना एपिलेप्सी का चांस होता है। और जो है ना स्ट्रोक जो है ना वो एक 35 साल की उम्र से के मतलब अगर लोगों में एपिलेप्सी हो जाए तो स्ट्रोक उसमें बहुत बड़ी वजह होती है। फिर ये कि अगर कोई आपको इन्फेक्शन डिजीज लगी है, जैसे मेनिंजाइटिस का अटैक हुआ था आपको, पहले एड्स की बीमारी लगी है, या एक वायरल एन्केफेलाइटिस जो वायरस की वजह से दिमाग को बुखार हो जाता है, वो उसमें से एपिलेप्सी हो सकती है। फिर यह कि अगर जब बच्चा पैदा हो रहा तो उसमें अगर उसको बर्थ इंजरी आ जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पे उनका ब्रेन डैमेज हो जाए, अगर मदर को इन्फेक्शन हो या उसकी मदर की खुराक अच्छी ना हो या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से, तो वो फिर ऐसे बच्चों को फिर चांस हो सकता है, मतलब ब्रेन डैमेज होने की वजह से। और फिर कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से ना एपिलेप्सी होती है, जैसे ऑटिज्म एक बीमारी होती है, या न्यूरोफाइब्रोसिस उसकी वजह से हो सकती है। अब इसके मैं रिस्क फैक्टर बताता हूँ। पहला तो रिस्क फैक्टर है कि एज में एक सबसे जो कॉमन ये प्रॉब्लम जो है ना ये बच्चों में होती है या फिर बड़ी उम्र के लोगों में होती है, 60+ मतलब लोगों में। लेकिन यह कि ये भी यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। फिर जैसा कि मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री में अगर हो तो उसमें भी चांस होता है। हेड इंजरीज जैसे में अगर हो तो उसको भी मतलब कोई पहले हेड इंजरी हो तो जो है ना उससे भी जो है चांस बन सकता है कि बाद में आपको एपिलेप्सी हो जाए। फिर यह है कि अगर आपको स्ट्रोक या कोई और वैस्कुलर प्रॉब्लम हो जाए तो उससे एपिलेप्सी ट्रिगर हो सकती है। और फिर यह ना कि
मतलब जो है ना ये जो स्ट्रोक है उसको आप उसको कम करने के उसका ख़तरा कम करने के लिए आप जो है स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो लोग ड्रिंक करते हैं मतलब शराब पीते हैं वो अगर ना पिए तो ये स्ट्रोक का ख़तरा जो है कम हो सकता है। मतलब स्ट्रोक से चूँकि एपिलेप्सी का ख़तरा आता है तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्ट्रोक को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर ये कि हेल्दी डाइट खाने से या एक्सरसाइज रेगुलरली करने से आप स्ट्रोक में कमी मतलब चांस उसका कम कर सकते हैं। फिर एक डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है जो मतलब भूल जाने की प्रॉब्लम होती है जो बड़ी उम्र के लोगों में, तो उसमें जो है ना एपिलेप्सी का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो या स्पाइनल कार्ड का तो उसके भी रिस्क हो जाता है। फिर अगर जो है बचपन में अगर किसी को झटके लगे हों तो मतलब यह है कि जैसे कुछ बच्चों को बुखार होता है और उसके साथ झटके लगते हैं, उनका जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चांस होता है कि बाद में उनको एपिलेप्सी हो सकती है। लेकिन ये कि जो हाई फीवर का मतलब जो ना कि आई के साथ जो झटके होते हैं ना वो ज़्यादातर बच्चे ना उससे रिकवर हो जाते हैं, उनको मतलब एपिलेप्सी नहीं होती, मतलब बहुत ही माइन्यूट हल्का सा चांस है। ठीक है। फिर ये कि अगर बच्चे को लट से कि ज़्यादा लंबी देर तक उसको दौरा पड़ता है, कोई और उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री है तो फिर चांस है। मतलब मेरा कहने का है कि जो बुखार के साथ जो झटके अक्सर एक बच्चों को बीमारी हो जाती है जो है वो आमतौर पे उसको उन बच्चों को एपिलेप्सी नहीं होती है। लेकिन मिसाल अगर एक बच्चे को जिसकी फैमिली हिस्ट्री है या उसको जो झटके बहुत देर तक आते रहे हैं या कोई और नर्वस सिस्टम कंडीशन है तो फिर ज़्यादा चांस है उसको बाद में बड़े होकर एपिलेप्सी होने का। ये टॉपिक काफ़ी लंबा है पर मैं मुख्तसरन जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि जो आपके ध्यान में रहे। फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसमें यह कि आपका ज़रा एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपको अगर ये दौरा पड़ जाए तो आपको गिरने का चांस होता है, या लट से कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या उसमें जो है किसी पूल में तो फिर आपको डूब जाने का ख़तरा होता है अगर उस दौरान आपको दौरा पड़ जाए। फिर अगर गाड़ी कोई बंदा चला रहा है उसको एपिलेप्सी वाला तो वो ज़रा एक्सीडेंट का उसका हो सकता है। आमतौर पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर यूके में या यूएसए में तो वो जो ड्राइवर लाइसेंस जो है ना वो नहीं देते आमतौर पे जो एपिलेप्सी के पेशेंट। हाँ ये कि एक बंदा रिकवर कर गया लट से कुछ 1 साल 2 साल उसको नहीं प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको लाइसेंस दोबारा देने का कंसिडर किया जाता है। फिर ये कि जो ख़वातीन जो उनके हामला जो हैं उनको अगर ये दौरे पड़ जाएं तो वो फिर उनके लिए और होने वाले बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। या फिर कुछ ऐसी एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन भी आती हैं जो मतलब जब बर्थ डिफेक्ट्स काज कर सकती हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपको एपिलेप्सी है, प्रॉब्लम है या मतलब जो आपका चांस है कि प्रेग्नेंट होने का तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए कि ताकि वो आपकी ये सारी कंडीशन जो है ना मॉनिटर कर सके। फिर यह कि जो एक कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकती है कि जो एपिलेप्सी का लोग शिकार होते हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उस बीमारी की वजह से उनको डिप्रेशन, एंजाइटी या सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, मतलब उनके बिहेवियर में भी चेंज आ सकती है। फिर इसकी एक जो ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। उसमें ये होता है कि जो आपका जो दौरा पड़ा है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, 5 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। या फिर अगर आपको बार बार दौरे पड़ रहे हैं तो आपको अगर बीच में आपको जो कॉन्शियसनेस मतलब आपको बेहोशी बार बार रहते हैं, मतलब उसमें आपको होश सही तरह नहीं आ पाता, तो ये जो ना ये लंबी जो मतलब दौरे हैं इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो उसमें यह कि परमानेंट ब्रेन डैमेज या इवन डेथ का भी ख़तरा हो सकता है। फिर यह कि कुछ मतलब बहुत कम चांस है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, SUDEP। तो वो ये तकरीबन ये कि 1% लोगों में हो सकती है कि इसमें कि सडन बंदे की डेथ हो सकती है कोई हार्ट या रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से, मतलब जो है ना अगर वो एपिलेप्सी का भी शिकार हो। तो ये मतलब जो ख़ास तौर पे जो लोग जनरलाइज जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स वाले हैं उनकी सीजर्स जो है ना मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे तो उनको ये सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी SUDEP का ज़्यादा ख़तरा लाक हो सकता है।
अब आ जाते हैं कि इसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब पेशेंट को इस तरह की सिम्टम होती हैं तो उसकी हिस्ट्री से हम असेसमेंट करते हैं, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन करते हैं जिसमें हम आपका बिहेवियर, मोटर एबिलिटीज और मेंटल फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं ताकि इसकी जो ना पता चल जाए कि किस तरह की आपको एपिलेप्सी है। फिर यह कि ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं कि ताकि कोई इन्फेक्शन या चांस तो नहीं है या जेनेटिक कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए। फिर ये कि जो एपिलेप्सी के मतलब स्पेसिफिक एक टेस्ट आते हैं जो जिससे वो इजीली डायग्नोज हो सकती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है उसको कहते हैं EEG, यानी उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। ये सबसे कॉमनली यूज टेस्ट है एपिलेप्सी को डायग्नोज करने के लिए। इसमें यह कि आपके जो है आपके जो सर की जो स्कैल्प होती है मतलब खोपड़ी होती है उसके साथ इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं, ठीक है। एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है उसके साथ वो अटैच होते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो इलेक्ट्रोड हैं वो आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ना वो नोट उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे जो है ना कि वो जो है उसमें डिटेक्ट हो जाती है कि आपकी जो मतलब नॉर्मल जो ब्रेन वेव जो नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफ्रेंशिएट वो कर देती है EEG, ठीक है। फिर ये कि आपकी जो है ना उसमें यह कि आपका जो EEG है वो आपको मॉनिटर कर सकता है डॉक्टर वीडियो पे, ठीक है। मतलब अलर्ट से कि आपका जो है उस दौरान आपको अटैक हो गया तो उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। तो उसमें यह कि फिर डॉक्टर को ये मदद मिल सकती है इस डायग्नोसिस की किस तरह की ये एपिलेप्सी है। फिर EEG जो है ना एम्बुलेटरी भी हो सकती है। उसमें यह कि आपको वो एक जो है ना आपके वो डिवाइस आपके साथ वो अटैच कर सकते हैं, तो मतलब आपके वो चंद दिन तक वो साथ अटैच रहती है, तो उससे जो है ना अगर आपकी जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। फिर इसकी जो EEG की जो एक नई वेरिएशन आई है जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी EEG। उसमें यह है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो ज़्यादा क्लोजली प्लेस किए जाते हैं, मतलब कन्वेंशनल जो EEG जो मैंने पहले बताई उससे तकरीबन उनका आधे सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है। उसमें यह कि जो है ना वो ज़्यादा प्रिसाइज उसमें आपका कंडीशन डिटरमिन हो सकती है कि आपके कौन से एरियाज जो है ना ब्रेन के जो है ना इन मतलब जो है दौरों में इन्वॉल्व है। फिर ये कि हम कभी कभी पेशेंट का हम बल्कि अक्सर केस में CT स्कैन करवा लेते हैं जिसमें यह कि ये पता चल सकता है कि आपको एपिलेप्सी कोई ब्रेन की मतलब ट्यूमर या कोई ब्लीडिंग या सिस्ट की वजह से तो नहीं हो रही। इसी तरह एक और टेस्ट आता है जिसको MRI बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ब्रेन की कुछ एबनॉर्मलिटीज जो है ना वो डिटेक्ट हो सकती हैं, तो ये करवाया जा सकता है। फिर इसको एक और टेस्ट आता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जिसको PET स्कैन कहते हैं, ठीक है। उसमें एक लो डोज रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ना वो इंजेक्ट की जाता है एक वेन के जरिए। तो उसमें जो ब्रेन के जो एक्टिव एरियाज हैं वो उसको विजुलाइज किया जाता है कि ताकि कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो सके। फिर इसका एक और टेस्ट आता है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी SPECT। वो ज़्यादा डिटेल से ये इसी तरह का मिलता जुलता टेस्ट है, ज़्यादा डिटेल से वो चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें यह कि आपकी हम थिंकिंग, मेमोरी और स्पीच स्किल्स चेक कर सकते हैं। तो वो जो है ना मतलब ये पता चल सकता है कि कौन कौन से ब्रेन के जो एरियाज जो इन्वॉल्व हैं ज़्यादा। फिर इसके मतलब और फर्दर कुछ और स्पेशलाइज्ड किस्म के टेस्ट आते हैं जैसे स्टैटिस्टिकल पैरामीट्रिक मैपिंग होती है SPM जो है ना, उसमें जो ब्रेन के एरिया जिसमें इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मेजर हो सकते हैं। वो मतलब ये ना कि उसको कंपेयर किया जाता है जो नॉर्मल ब्रेन से जिसमें ज़्यादा मतलब एक्टिविटी वाले एरिया को। फिर एक करी एनालिसिस टेस्ट होता है जिसमें यह कि EEG डाटा और जो है ना और MRI जो है उनको जो ना मतलब उसके EEG डाटा को एक तरह के MRI पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसमें ये पता चलता है कि कहाँ पे वो जो है ना आपकी जो अटैक जो है ना कौन से ब्रेन के हिस्से से हो रहा है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, बहरहाल ये कि मैं मुख्तसरन जो एक आम बंदे की समझने के लिए चीज़ें वही बता रहा हूँ ताकि ये ना कि आपको अगर ये चीज़ें पता हो तो फिर यह कि आप डॉक्टर से अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। फिर यह कि आपके इलाज में आपके लिए आसानी हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पे आम बंदे को पता नहीं होता और फिर
अगर उसको जो है फिर वो डॉक्टर भी कोई चीज़ मिस कर सकते हैं। तो अगर आपका जो पेशेंट है, कोई आप खुद इसके मरीज़ हैं या आपका कोई क्लोज रिलेटिव आपको वो मरीज़ है, अगर आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में आगाही हो, यही एक्चुअली मेरे चैनल का मकसद है कि आपको आगाही देना। तो आपको मतलब चीज़ों की पहले से अंदाज़ा हो कि ये चीज़ें होती हैं, तो फिर आप डॉक्टर से भी आसानी से बात कर सकते हैं और आप मतलब पेशेंट की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत मददगार साबित हो सकती है। मतलब आपको पहले से ही अगर बीमारी का ज़्यादा नॉलेज हो, तो यही मेरे चैनल का मकसद है कि नॉलेज शेयर करना। अब इसमें जो है ना, इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको कुछ बता देता हूँ। ट्रीटमेंट ये है कि इसमें बहुत सारी किस्म की ड्रग आती हैं। कभी कभी इसको ड्रग को मतलब बड़ा एक तरह का ये कॉम्प्लेक्स तरीका है कि कौन सी ड्रग कौन से पेशेंट को सूट कर रही है। आमतौर पे जो एक ड्रग से डॉक्टर स्टार्ट करते हैं और बड़ी हल्की डोज से फिर आस्ता आस्ता जो है ना उसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। फिर कुछ बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो लेट से कि 2 साल 3 साल या 1 साल की ट्रीटमेंट के बाद उनको अफाका आना शुरू हो जाता है और ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। फिर यह कि हम डिटरमिन करते हैं कि लेट से एक बंदा कितनी देर उसका जो इसको एपिलेप्सी का अटैक नहीं हुआ। लेट से कि एक बंदे ने 2 साल ट्रीटमेंट ली है और अगले 2 साल वो मतलब उसको अटैक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो है ना एपिलेप्सी काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई है। फिर यह है कि कुछ लोग जो है उसमें काफ़ी एक तरह की लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलती है, जो मतलब जो क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते, तो उनके ऐसे केसेस में ना उनको जो है बहुत लंबे अरसे तक कई सालों तक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अब इसमें मैं कोई थोड़ी बहुत आपको ड्रग के नाम भी बता देता हूँ, जैसे सोडियम वेलप्रोएट आती है, कार्बामेज़ेपिन आती है, लेमोट्रिजीन होती है, ठीक है, इथोसक्सिमाइड, ऑक्सकार्बेज़ेपिन आती है। ये जो दवाइयाँ हैं टैबलेट्स की शक्ल में कैप्सूल या लिक्विड और सिरप में भी आती हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आमतौर पर शुरू में हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं। फिर इन मेडिसिन के काफ़ी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ मेडिसिन ड्रोजीनेस हो जाती है, लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है, मतलब थकान वैसे बहुत महसूस हो सकती है, हेडेक्स वगैरह हो सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है या अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी हो सकती है, गम की आपकी स्वेलिंग हो सकती है। फिर यह कि अगर आपको कुछ किसी मेडिसिन से जैसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट आ गया, तो फिर उसकी डॉक्टर ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप खुद से बिल्कुल अपनी ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टॉप ना करें। हमेशा जब भी आप ट्रीटमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो पहले ज़रूर डॉक्टर से मशवरा लें, डॉक्टर के पास जाएँ और कहें कि ये मैंने गोली मेरे लिए मुवाफिक नहीं है, तो आप उसके हिसाब से चेंज करते हैं। तो वो फिर आपको डॉक्टर जो है ना अपनी डायग्नोसिस के हिसाब से वो आपकी मेडिसिन चेंज कर सकता है। ये मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट है, इसको आप ज़ाहिर है जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको पता चल ही जाता है कि कौन कौन सी मेडिसिन किसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कुछ मेडिसिन में इवन सुसाइडल टेंडेंसी भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको जैसे भी मतलब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए हैं या इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, ख्यालात आ रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा लें ताकि आपको डॉक्टर उसकी दवाई जो है ना उसकी डोज या उसकी जो है बिल्कुल ऑल टुगेदर वो है चेंज कर सके। फिर इसमें यह है कि कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शन ये भी आते हैं कि रेयर केसेस में मतलब जो है ना सर्जरी भी हो सकती है। यह कि अगर लट से कि आपकी मेडिसिन कंट्रोल ना कर सकें, तो उसमें यह होता है कि आपका दिमाग का छोटा सा एरिया जिसमें ज़्यादा जो हाइपर फंक्शनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे दौरे पड़ रहे हैं, तो वो जो छोटा सा ऐसा वो आपका दिमाग का वो सर्जन निकाल देते हैं। तो उसके भी ज़्यादा सर्जरी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसमें सर्जन का यही ख्याल होता है कि जो है ना जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपके जो दिमाग के, जैसे जो मोटर फंक्शन करते हैं, जो आपका बाकी सांस को, हार्ट को और बाकी जो कंट्रोल करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं आपकी मस मूवमेंट वगैरह को, वो ताकि प्रिजर्व रहें, ठीक है। मतलब वो ऐसे लोकलाइज छोटे से एरिया को निकालते हैं जो आपको ये एपिलेप्सी के झटकों का मतलब जो है दौरों का जिम्मेदार होता है, वो एरिया जो ब्रेन का। तो ये सर्जरी के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये आमतौर पे रेयरली की जाती है, ठीक है। फिर इसमें कुछ और तरीके से भी थेरेपीज आती हैं। जैसे एक और थेरेपी है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। उसमें यह कि एक आपका वो एक डिवाइस इम्प्लांट करता है जिसको वेगस नर्व स्टिमुलेटर कहता है, जो आपकी जो चेस्ट की स्किन के नीचे एक तरह का पेस मेकर टाइप की वो चीज़ होती है। तो वो जो है आपकी जो उसकी जो वायर्स हैं वो आपकी वेगस नर्व के साथ नेक से कनेक्टेड होती हैं। तो वो जो है ना वो बैटरी से चलती है। तो और जो डिवाइस है
तो उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक तरह के छोटे छोटे करंट्स जाते हैं जो इस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो जो है ना आपकी जो दौरों को कंट्रोल कर सकती है। ये एक फिर ये कि एक कीटोजेनिक डाइट आती है कुछ बच्चों के लिए, वो हम देते हैं, जिसमें ये कि एक स्ट्रिक्ट डाइट हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें यह कि वो बॉडी जो है ना आपकी बच्चों की जो ना फैट्स को ब्रेक डाउन करती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स को। तो इस ये जो ना कीटोजेनिक डाइट जो है कुछ चंद साल बाद जो है ना वो एक तरह की जो ना ये अगर सही तरह सुपरविजन के तहत दी जाए तो ये बच्चों में ये काफ़ी मतलब जो है ना इफेक्टिव हो सकती है, और बच्चे जो है इनकी सीरियस कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ के भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, स्लोड ग्रोथ भी हो सकती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। फिर एक और टेक्निक भी आती है जिसको हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसमें यह कि जो उसमें भी एक तरह का वो एक सर्जन जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो है ना ब्रेन के ख़ास एरिया जिसको थैलेमस बोलते हैं उसमें इम्प्लांट कर देते हैं, और वो एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है, और जो है ना जो जनरेटर जो मतलब जो है जो चेस्ट या स्कल में लगाया जाता है, तो उसमें यानी कि उसमें भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस जाती हैं ब्रेन में, तो वो आपका जो है ना इन जो है दौरों को कंट्रोल कर सकती है। फिर इसकी कुछ नई जो होपफुल ट्रीटमेंट आ रही हैं जिसमें रेस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन होती है, उसी तरह वो ये पेस मेकर टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो और ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन जो है ना एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन एक नई टेक्निक आई है, जिसमें उसी तरह की जो है एक जो है फिजिक जो है ना ब्रेन के एरिया को स्टिमुलेट किया जाता है, जिसमें मतलब जो है ना फिजिकली नोटिसेबल जो है ना उसके लेवल से नीचे, उससे सीरियस के जो आउटकम जो है ना वो रिड्यूस हो सकते हैं। फिर कुछ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी आ गई है कि मतलब वो एरिया ब्रेन का बहुत वो छोटा सा एरिया, उसको आप जो है ना एमआरआई के थ्रू एमआरआई के ज़रिए वो एमआरआई गाइडेड होती है, उसके लेज़र के ज़रिए वो जो है उसको थोड़ा रिमूव किया जाता है, तो ये एक नई टेक्निक आ जाती है। इस तरह की बहुत नई नई छोटी छोटी टेक्निक्स वो आ रही हैं जो इसके लिए कंट्रोल के लिए जो है मतलब इफेक्टिव हो सकती हैं। लेकिन आपको इन समरी ये मैं बताने लगा हूँ, एक तो ज़ाहिर है आप इसको जो है ये याद रखें कि एपिलेप्सी कुछ पेशेंट में मतलब जो है बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है, और कुछ पेशेंट में ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, तो ये आप बात इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखें। लेकिन ये कि आप जैसे अवेयरनेस हो, अगर आपको बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो, जैसे आप मेरी वीडियोज़ में, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोज़ मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपको खुद पेशेंट को ज़्यादा अगर आइडिया हो तो वो एक तो उसके लिए अपने लिए बहुत फ़ायदा, और फिर यह कि डॉक्टर से अच्छे तरीके से अपनी ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकता है, और यही मेरे चैनल का मकसद है। अब आखिर में इसकी मैं थोड़ी ये है कि लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ का भी थोड़ा बताता हूँ। इसकी वैसे कोई ख़ास इतनी नहीं है, लेकिन ये कि आप तो ये चीज़ क्या है कि आप मेडिकेशन बिल्कुल करेक्टली लें, बिल्कुल डोज उसमें मिस नहीं करनी। अगर डोज आपने चेंज करानी है या आपको कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले बोला वो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना करें। फिर ये कि जो अगर आपको सही तरह नींद नहीं आ रही, तो लैक ऑफ स्लीप जो है ना वो आपको एपिलेप्सी का एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो आप नींद अपनी सही पूरी लें, आप हर रात अपने मतलब जब पूरी रेस्ट करें। फिर एक कुछ हमारे इधर तरक्की याफ्ता मुल्क का मेडिकल ब्रेसलेट वो पहना देते हैं, तो कि मतलब जो है वो आपको ताकि एमरजेंसी की सूरत में वो आपका काम आ सके। फिर यह कि आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना हो दें, आप सही तरह अपना पानी पिएँ और एक्सरसाइज वगैरह करें, तो आगे आपकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है तो इन चीज़ों से मतलब एपिलेप्सी के जो ना बीमारी पे काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एपिलेप्सी है या आपके किसी क्लोज रिलेटिव को एपिलेप्सी है, जैसे मतलब ये वाली जो वीडियो है वो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में देखकर के एक भाई ने कहा था कि उनके भाई को ये प्रॉब्लम है, तो आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने फिर ये वैसे तो मेरा आज स्केड्यूल कुछ और था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि उन भाई को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए पहले चीज़ वीडियो बनानी चाहिए, तो इस वजह से मैंने एपिलेप्सी पे ये वीडियो बनाई है। तो आप मतलब जो है सारी वीडियो जो है ना शुरू से लेके आखिर तक देखें। मेरी ये वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, लेकिन ये कि अगर मैं उस बीमारी पे बोलना शुरू कर दूँ, मतलब A to Z डिटेल सारी बताना शुरू कर दूँ, तो फिर तो कई घंटों की एक ही बीमारी पे वीडियो बन जाएगी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि दरिया को कूदे में बंद करके जो पेशेंट जो आम आदमी को समझने वाली चीज़ें वो बता सकूँ, ताकि वो जो है ना अपनी बीमारी का सही तरह कंट्रोल कर सके।
ठीक है। और अगर जो भी दूसरे मेरे लिसनर हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो अभी तक वो वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके वो जो है ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हर आने वाली वीडियो यूट्यूब की तरफ से आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो फ़ौरन आपको पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हुआ है तो ज़रूर लाइक कर दिया करें और फिर शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि उसमें यह होता है कि लेट से एक तो ज़ाहिर आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करते ही होंगे, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से थ्रू सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उससे अगर आप शेयर करते हैं तो उसमें यह कि काफ़ी और इंसानों का भला हो सकता है। तो मेरा ये चैनल ही बेहतरी की इंसानियत की खिदमत के लिए चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम दुनिया के बहुत सारे लोगों का मेरी वीडियो से हेल्प हो सके। ठीक है जी, चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।